नमस्कार, स्वागत है आप सबका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी रण में। मैं हूं कवीन सचान और हम इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के नागपुर में और इस पूरी बेल्ट को बेहद अहम माना जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होते हैं मुंबई या मुंबई की राजनीति कहते हैं ज़्यादा हावी होती है, लेकिन आज़ादी के बाद अगर महाराष्ट्र में कहें तो इसी बेल्ट ने अब काफ़ी कुछ बदलाव दिया है। मसलन पहली बार इस रीजन से मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल के शासन के बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ बदला है, जो उम्मीद थी वो कितनी पूरी हुई है। लेकिन हम आज नागपुर में बैठकर इस पूरी बेल्ट के मुद्दों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि असल में अगले 5 साल के लिए राजनीतिक दलों के एजेंडे में क्या है। क्या ये एजेंडा वही है जो जनता चाहती है? क्या इस एजेंडे में वो मुद्दे शामिल हैं जो जनता के मुद्दे हैं? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। गिरीश व्यास जी हैं, बीजेपी से नेता हैं आपका स्वागत है गिरीश जी। अतुल कोटेचा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। अतुल जी आपका स्वागत है। संजय तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी स्वागत है। और दीपेन अग्रवाल हैं, आप इंडस्ट्री से हैं और इंडस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ नागपुर की युवा मौजूद हैं जो कि समझेंगे और समझाएंगे कि वो क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर, चुनावों को लेकर, और चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं और राजनीतिक दल और नेता उनसे कितना दूर या पास खड़े हुए हैं। शुरुआत में गिरीश जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि एक बार फिर आप वोट मांग रहे हैं सरकार बनाने के लिए। क्या है एजेंडे में और क्यों इस बार जनता आपको फिर चुने? नमस्कार। 2019 का महाराष्ट्र का चुनाव फिर से आपके सामने है। 2014 में आप लोगों ने और इस महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, प्यार दिया, बहुत ताकत दी और हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और 123 सीट हमने यहाँ पर जीती। ऐसा लग रहा था कि हम क्या पूरी 5 साल सरकार चला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसको जब सरकार को हमने चलाना प्रारंभ किया तो करीब 2.25 लाख करोड़ का कर्जा इस महाराष्ट्र पर था। राजनीतिक अस्थिरता भी थी, सामाजिक अस्थिरता भी थी और लोगों को इस सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी। गत अनेक दशकों से जो विकास इस महाराष्ट्र में होना चाहिए था, जिसकी अपेक्षा जनता कर रही थी, और जो नहीं हो रहा था उसको कैसे सरकार प्राप्त करेगी, इसका एक अपेक्षा भावना उनके मन में थी। और मुझे लगता है कि 2014 की इस राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद माननीय देवेंद्र फडणवीस, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नागपुर से उनका संबंध है, नागपुर के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, सफलतापूर्वक किया और ये सरकार ऐतिहासिक रूप से 5 साल चला कर दिखाई, जो मुझे लगता है कि 25 वर्षों में पहली बार किसी दल की सरकार किसी एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये 5 साल सफलता से चली, ऐसा ये पहली बार हुआ है। पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री हमको इस महाराष्ट्र में मिला और देश में जिसके नाम की और जिसके काम की चर्चा रही, ऐसा एक मुख्यमंत्री जो एक विज़न लेके जनता के बीच में गया। और जब उनसे पत्रकारों ने पहली बार सवाल किया कि आज आपने शपथ ली, अब क्या करना चाहते हैं और आप इतनी परिस्थिति में कैसे सरकार चलाएंगे, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ है और मुझे इस जनता का पूरा समर्थन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 2019 के चुनाव तक ये सरकार बहुत अच्छे से चला कर दिखाऊँगा, काम करके दिखाऊँगा, पारदर्शी सरकार चला के दिखाऊँगा। और जिस तरह से इस पूरे महाराष्ट्र ने एक गति पाई है, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी गवर्नमेंट, नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ फाइनल एंड डेवलपमेंट इज़ फाइनल, परंतु एक बात तय है कि जो मानक हमने प्राप्त किए हैं, फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, आरोग्य के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, कुछ क्षेत्रों में हम कम रहे हों, पर एक स्थिति ऐसी थी कि यह राज्य अनेक राज्यों की तुलना में बहुत पीछे था। पर आज जब हम उसके अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो मित्रों ये बहुत बड़े इस पर पहुंचा है। कई इस क्षेत्र में प्रथम क्रमांक पर है, दूसरे और तीसरे यानी 5 के अंदर हम सारे क्षेत्रों के अंदर इस राज्य को पाते हैं। और इसका कारण केवल एक है कि एक समूची कार्यक्रम की नीति के अंतर्गत इस महाराष्ट्र को विश्वास में लेकर, काम करने का मादा लेकर जब हमारे देवेंद्र फडणवीस जी चले, उनका मंत्रिमंडल चला, युति की सरकार चली, तो आज राज्य और केंद्र के माध्यम से इस महाराष्ट्र ने एक बड़ी प्रगति की है।
और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है। और मेरी अपेक्षा है इस बार फिर से एक अवसर इस सरकार को मिलेगा। विदर्भ रीजन यानी नागपुर पूरी बेल्ट की बात करूं, कोई 5 बड़ी ऐसे फैसले या 5 परियोजना या 5 ऐसे काम जो आप कहना चाहेंगे कि ये 5 साल में हुए, उस पर आप फोकस करेंगे? देखिए, एक है कि किसी भी सरकार की तुलना अगर करनी है तो 2 सरकारों के बीच का काम देखना चाहिए। 2009 से 2014 के बीच और 2009 के पहले 2004 से 2009, ये एक 10-12 साल का जो अंतर है, 3 बार की आघाड़ी सरकार का काम और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस महायुति सरकार का काम, ये दोनों कामों की तुलना आंकड़ों के माध्यम से करनी चाहिए। 5 साल में क्या किया और गत अनेक वर्षों में जो नहीं हुआ, उसका बैकलॉग जो इस सरकार पर था, उसमें से हमने एक मोटे तौर पर कहूँ तो 72,000 करोड़ रुपया इस विदर्भ रीजन को विकास के लिए मिला है, जो इरिगेशन के लिए मिला है, जो रस्तों के लिए मिला है, जो किसानों के कर्ज मुक्ति के लिए, उनकी पीक कर्ज बीमा योजना के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए मिला, आरोग्य की दृष्टि से मिला। और इन सारे बातों से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यहाँ डेवलप हो, यह विदर्भ का रोजगार कैसे बढ़े, यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे और कैसे संभले, इस काम के ऊपर सरकार ने काम किया है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आज तक 72,000 करोड़ जैसी निधि कभी भी 5 वर्षों में इस राज्य को मिली नहीं, विदर्भ रीजन को मिली नहीं, जो पहली बार मिली है। मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ। अतुल जी, अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी और जैसा कि गिरीश जी कह रहे हैं किस तरीके से काम हुआ है, क्या कुछ इस रीजन के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी क्या देना चाहेगी, उसके पिटारे में है क्या, क्या आप ऑफर कर रहे हैं जनता को, क्यों वो वोट देगी आपको? जैसा कि यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि हमने किसानों को दिया, हमने नई नई योजनाएं लाई, हमने मार्केट की स्थिति सुधारा। यहाँ पर इतने आप लोग भी राज्यसभा टीवी से आए और मेरे यहाँ युवा बैठे हैं। पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस की आघाड़ी सरकार ने अनेक ऐसे काम किए जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने पिछले 5 साल यहाँ काम किया। पिछले 5 सालों के अंदर बेरोजगारों को रोड पे लाने का काम अगर किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, लेकिन विदर्भ का जाना माना इंडस्ट्रियल इलाका मिहान, जो कांग्रेस के ज़माने में विलासराव देशमुख जी ने लाया था, उसका विकास करने के लिए बड़े बड़े ढोल पीटे गए, लेकिन आज मिहान की क्या हालत हो रही है सब युवाओं को भी मालूम है, नागपुर की जनता सहित विदर्भ की जनता को इसका सच्चाई मालूम है। यहाँ पर आघाड़ी सरकार ने पिछले मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के माध्यम से केवल 450 करोड़ रुपए में यहाँ पर रास्ते अच्छे किए थे। जैसा कि व्यास जी ने बताया कि इतना फंड लाया, उसके बावजूद रोडों की क्या हालत है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता को मालूम है, आप लोगों को मालूम है। महानगर पालिका पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर ठन ठन गोपाल करके रखा है। अनेक ठेकेदार आत्महत्या करने पर तुले हैं, उनके पेमेंट्स नहीं मिल रहे, और भी अनेक मुद्दे ऐसे हैं, बोलने जाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं केवल इतना विश्वास दिलाता हूँ, 2019 का जो विधानसभा का चुनाव है, जनता दूध का दूध पानी का पानी लोगों को समझ में आएगा, और मुझे विश्वास है कांग्रेस की सत्ता इस राज्य के अंदर जल्दी आने वाली है। आप देंगे क्या? आपने बताने कोई 3 बड़े काम आपको लगता है जो आप कांग्रेस ऑफर कर रही है, जनता के सामने आप रखना चाहते हैं एजेंडे में? कांग्रेस जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने जा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लोग इस पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 7 इनके जो मिनिस्टर थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने परसों ही उनका टिकट केवल भ्रष्टाचार के कारण काटा है, और हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर मिहान का जो अधूरा सपना पड़ा हुआ है कांग्रेस के ज़माने का,
वो पूरा करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हम जोर शोर से उठाएंगे और निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे युवा इस बार समझ गए कि कांग्रेस की सत्ता ही जरूर आएंगी। चलिए दीपेन जी, क्योंकि इंडस्ट्री की बात दोनों ही दल करते हैं और इंडस्ट्री बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, टूल माना जाता है किसी भी इलाके के विकास की बात करें या फिर वहाँ पर रोज़गार की बात करें। इंडस्ट्री की स्थिति है क्या, अगर हम पिछले 5 साल या उससे पहले से देखना शुरू करें, कहाँ पर पहुँची और बार बार जब मिहान की बात आती है स्थिति क्या है उसकी? देखिए, इंडस्ट्री की परिस्थिति यह है कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन विदर्भ में डेवलप होना चाहिए था, उस प्रकार से ये पिछले 5 साल में यकीनन नहीं हो पाया है। लेकिन जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी ये बोलने में कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर डेवलप हुआ है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, एक आइडियल पायलट प्रोजेक्ट जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल भिलाई एरिया अपन देखते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट वहाँ पर है, तो भिलाई स्टील प्लांट से पूरा भिलाई शहर बस गया वहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करने के लिए पायलट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या ऑयल रिफाइनरी हो या यहाँ के क्षेत्र की जो मतलब यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे एक पायलट इंडस्ट्री लगाने की बहुत ज़रूरत है, तभी यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका विकास हो सकता है। अब जहाँ तक अगर मिहान की बात करते हैं तो मिहान के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मिहान इज़ अ SEZ, इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको एंड ऑफ द ईयर आपको फॉरेक्स पॉजिटिव होना ज़रूरी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ मिहान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आने के लिए 2 चीज़ बहुत अहम है। एक सबसे अहम चीज़ है पोर्ट के नज़दीक होना। तो नागपुर कोई पोर्ट के नज़दीक नहीं है, नागपुर इज़ फार अवे फ्रॉम द पोर्ट, सो उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एक्सपोर्ट करने की तो वो बढ़ जाती है, वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे एम्पल ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो या तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर SEZ में यूनिट आएंगे तो ही यहाँ पे मिहान सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन मिहान सक्सेसफुल नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ और बीजेपी ने भी, मतलब यहाँ पे विल था, जैसे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी या नितिन गडकरी जी, इन दोनों का विल था, उन दोनों का इंटेंट था कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिले और मिहान एक दूसरे लेवल पे पहुँचे। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, इसको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स यहाँ नहीं आ सकते। कुछ क्षेत्र जैसे IT है, IT लिमिटेड अगर एक्सपोर्ट SEZ एरिया रखा और बाकी एरिया के लिए उसको ओपन कर दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, और SEZ जैसे SEZ जो पॉलिसी है वो इटसेल्फ फेल हो गई पूरे इंडिया में। SEZ जहाँ जहाँ पे इंडिया में लिए थे डेवलपर्स ने और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने लिया था उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया SEZ को। सिर्फ नागपुर ऐसी जगह है जहाँ मिहान में अपन SEZ को लेके चल रहे, तो SEZ सरेंडर करना चाहिए, IT स्पेसिफिक SEZ एरिया मार्क करना चाहिए और बाकी एरिया को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ओपन करना चाहिए। और वहाँ पे एक पायलट इंडस्ट्री के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, एंसिलरी यूनिट्स बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और रोज़गार बढ़ेगा। इस तरीके से उसका प्लान लेते तो मेरे को ऐसा लगता है मिहान भी आने वाले समय में सक्सेस और दूसरे लेवल पे पहुँचने की पोजीशन में आ सकता है। संजय जी, क्योंकि चुनावी रण में मैं समझना चाहूँगा कि जनता के नज़रिए से, और जैसे कि दोनों दलों को हमने सुना, क्या बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार ज़्यादा अहम हैं लेकिन राजनीतिक दल या तो जानबूझकर या अनजाने में उन मुद्दों से तो दूर हैं या उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते? कविंद्र जी, पूरा मामला अगर हम देखें तो आज मैं सिर्फ विदर्भ या मराठवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में मोटे तौर पर अगर हम देखें तो बेरोज़गारी एक मुद्दा है जो काफ़ी अहम है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने में युवा बैठे हैं जिनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से जुड़ी हैं। तो बेरोज़गारी दूर कैसे होगी? या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि दीपेन जी ने कहा, उद्योग आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट एक मुद्दा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, हम अगर देखें इसके पहले के जो 15 साल थे, जो कांग्रेस और NCP की सरकार थी, अतुल जी के पार्टी की, तो उन्होंने भी FDI के लिए कोशिश किया, काफ़ी कुछ एडवांटेज नागपुर और इस तरीके के
चर्चा सत्र हुए थे, मुझे याद है काफ़ी कुछ प्रयास उन्होंने किया। लेकिन पिछले 5 वर्षों में हम अगर हम देखें, 2 बातें मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के जो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, आपको पता है उसमें इतना समय चला जाता है कि लोग फिर कहीं और चले जाते हैं। याद होगा आपको कि वो एक प्रोजेक्ट था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको वहाँ पर किसी राज्य में परेशानी हो रही थी और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक दिन में उसको तमाम तरीके की कार्रवाइयों को कम करते हुए और उनको ला लिया था। वो तो इतिहास हम सब जानते हैं। यहाँ पिछले 5 वर्षों में 2 बातें हुई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि ये मुद्दा क्लियर होगा। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, लंबी सूची थी, कितने फॉर्म्स फिलअप करने होते थे। इस सरकार ने, ये एक अच्छी बात हुई है कि उसको काफ़ी कम कर दिया है, कुछ 2 या 3 फॉर्म्स अब भरने पड़ते हैं क्लियरेंस के मोटे तौर पर, और जो इंडस्ट्रीज़ जो आना चाहती हैं, जो FDI है। और दूसरी बात, ये तमाम प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है, काफ़ी आसान हो गया है। और दूसरी बात जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो काफ़ी अहम है, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ ये पावर हाउस है महाराष्ट्र का। पावर हाउस इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की जो जितनी बिजली का उत्पादन होता है, आधी बिजली यहाँ बनती इलाके से। है। और काफ़ी समय से ये मुद्दा उलझा रहा कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 5 स्टार इंडस्ट्रियल इस्टेट हैं, MIDCs, हर तालुके में MIDC है। कांग्रेस ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन गति बहुत कम रही। तो अभी ये हुआ है कि यहाँ चूँकि बिजली बनती है और ट्रांसमिशन लॉसेस में नुकसान होता है और इंडस्ट्रीज़ आती हैं, क्योंकि मुंबई पास में है तो राज्य के दूसरे इलाकों में, तो विदर्भ में जो आएंगे उनको रियायती दरों पर बिजली दी जाएगी। ये एक काफ़ी अहम फैसला जो हुआ है, उसके रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। और इंडस्ट्री में दूसरी बात जो है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के वजह से, या तमाम तरीके के दूसरे जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, संक्षेप में अगर बोलना चाहूँ तो उसका परिणाम ये दिखा है कि जितनी भी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे देश में आई है, उसकी आधी FDI अकेले महाराष्ट्र में आई है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के जो राज्य हैं, अगर उनका कुल किया जाए तो उससे ज़्यादा महाराष्ट्र। जी, तो कहने का मतलब रास्ता सही है, दिशा सही है, गति शायद थोड़ा बढ़ जाए तो इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, ये एक अहम मुद्दा है। बाकी फिर किसान है और उसके अलावा रूरल डिस्ट्रेस है, जिसको कि हम ग्रामीण अंचलों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि इस इलाके में जब भी मैं कहूँ कि अगर मैं 2000 के दशक लगातार चुनाव में देखता हूँ कि रूरल डिस्ट्रेस और किसान हमेशा से मुद्दे रहे हैं, पानी एक बड़ा मसला रहा है। क्या 2019 में 19 सालों के अंतराल के बाद हम वहीं पर खड़े हैं या कुछ आगे बढ़ पाए हैं? कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ आगे बढ़े हैं। गिरीश जी बताएंगे उस पर, क्योंकि उनकी पार्टी है, उनके पास आंकड़े होंगे। मैं अगर संक्षेप में बताऊं, पानी एक अहम मुद्दा है, पेयजल की समस्या भी और किसानों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी पानी ज़रूरी है। आज हम अगर देखें पहले क्या हो रहा था, पहले अगर हम देखें तो ये हो रहा था, बड़े बांध, बड़ी लागत पूरी नहीं कर पाते थे और उस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाते थे, कॉस्ट बढ़ती जाती थी। इस सरकार ने ये किया पिछले 5 वर्षों में, अगर हम संक्षेप में बताएं तो उन्होंने बड़े बांधों को भी ठीक से फंड देकर के पूरा करने का प्रयास किया। गोसीखुर्द इसका उदाहरण है, जो कि विदर्भ का काफ़ी अहम और राष्ट्रीय परियोजना है। दूसरी बात जो थी, मैं अगर संक्षेप में बता पाऊँ, जो जल संवर्धन के, जो वाटर कंजर्वेशन के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में होता ये है कि होता ये रहा था कि 13 मान लो योजनाएं थी और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसको क्रियान्वयन कर रहे थे, और 13 योजनाओं से अलग अलग डिपार्टमेंट के वजह से, और उनमें एक सूत्रता नहीं थी। तो किसी गांव को अगर मैं कहूं तो शर्ट मिलता था, किसी गांव को पैंट मिलती थी, किसी गांव को शूज़ मिलते थे, किसी को हैट मिलती थी, किसी को जुराबे मिलते थे। लेकिन इस सरकार ने ये कहा कि एक मैकेनिज़्म करते हैं। इन्होंने मैकेनिज़्म बनाया, मॉनिटरिंग बनाया, वो मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर हर जिले के जिलाधिकारी को किया, और इस तरीके से वो जलयुक्त शिवार के नाम से, जिस तरीके से वाटर कंजर्वेशन के डिसेंट्रलाइज्ड वाटर स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने किए, तो उसका अब अंजाम ये हुआ है कि वाटर टेबल बढ़ रहा है। और ये 20,000 वो गांव हैं जहां पर अमूमन ड्रॉट प्रोन जिसको कहते हैं कि सूखा होता रहा है। तो कहने का मतलब ये कि टैंकर मुक्त की बातें तो हम काफ़ी सालों से सुन रहे थे, अब ये उम्मीद जगी है कि शायद पानी की समस्या हल खत्म हो जाए। गिरीश जी, क्योंकि पानी बड़ा मसला रहा है, किसान यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन उसके बावजूद वो पोटेंशियल जो है आउटपुट के तौर पर नहीं निकला था। क्या पिछले 5 सालों इस दिशा में, अगर आप जो दावे हैं, मैं क्योंकि आपकी बुकलेट पढ़ रहा था,
काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन रीजन वाइज में कई कई इलाके ऐसे हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पर भी कमज़ोरी रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकारें आएगी और जाएगी, जनता वहीं रहेगी और काम तो यहाँ स्थायी रूप से करना है। तो हमने सबसे पहले ऐसा किया कि जैसा हमारे संजय जी बता रहे थे कि हमने किसानों की शाश्वत सुधारित कैसे करेंगे, तो इनको एक ऐसी स्कीम दी जाए कि जिससे इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए। आज तक कभी ज़मीनों का परीक्षण नहीं होता था, जबकि हमारे कार्यालय थे, ज़मीनों का परीक्षण किया गया। जहाँ आम लग सकता था वहाँ अगर हम संतरा लगाएंगे तो संतरा नहीं है, आम नहीं आएंगे। वो आम की ज़मीन है तो आम ही लगना चाहिए, वहाँ संतरा लगा कर फ़ायदा नहीं। इसका एक क्लासिफिकेशन हमने वहाँ मार्क करके दिया और इसके कारण किसानों को जो ज़मीन जिस चीज़ के लिए उपयुक्त है उनका हमने उनको कार्ड दिया, सॉइल कंजर्वेशन कार्ड हमने दिया। जैसा बता रहे थे, इस राज्य में विदर्भ का अगर छोटा उदाहरण ले तो मामा तालाब, अब मामा तालाब की संकल्पना ऐसी थी कि जो छोटे तालाब पुराने ज़मानों में बने थे उन तालाबों की दुरुस्ती करना है। तो करीब करीब हमने 70,000 तालाबों की, यानी 7,000 तालाबों की हमने दुरुस्ती की और उसके अंदर अब वाटर टेबल बना है, और जो आज तक नहीं बना था। तो ये बनने का कोई हमने अलग से पानी टैंकरों से ले जाके डाला नहीं, हमने उसकी सुविधा ऐसी की कि इधर उधर का उतरने वाला पानी सारा वो मामा तालाब में जाए और मामा तालाब ये भरा रहे। तो इसको भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और ये जो पिछड़ा इलाका है जहाँ पर इसका उपयोग बड़े प्रमाण पे हुआ। हमने 241 सिंचाई योजनाएं, मेरे पास आंकड़े हैं और सरकारी बुकलेट द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। इसके विरोध में कोई भी इसकी जानकारी लेकर कोर्ट में जा सकता है, जनता जागरूक है तो जा सकता है। एक किताब मेरे पास 241 स्मॉल इरिगेशन की जो योजनाएं थी, बड़ी और स्मॉल, वो हमने पूरी कर दी। जो 15 सालों से पूरी नहीं हो रही थी उसको 5 वर्षों में हमने पूरा करके पब्लिकली ओपन कर दिया। तो इसका लाभ है। और जैसा बता रहे थे, जलयुक्त शिवार योजना, ये मुख्यमंत्री की ऐसी शिवार योजना थी जिसका मैं आंकड़े अगर 2 मिनट में बताऊं कि कुल 33,590 गांव, 6,09,018 काम पूरे हो गए। हमारी जो पानी का जो हमारा स्टोरेज है 26.90 लाख TMC, ये पानी का स्टोरेज बढ़ा है। हमने जो सिंचन क्षमता बढ़ाई है 38.95 लाख हेक्टेयर ज़मीन अब फिर से हमारी ये खेती की उपयुक्त लोगों की होगी, और जिसके फसल हम 2 बार ले चुके हैं। यानी अब किसानों को जहाँ फसल नहीं होती थी वहाँ भी पानी मिलने लगा, तो लोगों को पानी के कारण खेती अड़चन में नहीं आ रही, अतुल जी, क्योंकि पानी उपलब्ध है। किसानों को लेकर काफ़ी कुछ काम बता रहे हैं, गिरीश जी हुए हैं, और पानी एक जो बड़ी समस्या थी बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ उसमें बदलाव है। कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी और कैसे इसको, और मैं कहूँ कि समस्या का हल, कोई उपाय आपको दिखता है? और आगे जलयुक्त शिवार के विषय में जो व्यास जी ने बताया, मैंने भी बहुत नज़दीक से पानी फाउंडेशन, आमिर खान जो संस्था चलाते उसके माध्यम से मैं भी उसमें जुड़ा, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ज़रूर चला आंकड़ेवारी के हिसाब से व्यास जी ने बताया। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, वो काम जिस स्पीड से होना था वो स्पीड में नहीं हुआ। आज भी आप जाकर देखिए, यवतमाल, रालेगांव, हिंगना परिसर, सावनेर, अमरावती का अचलपुर, यहाँ पे धड़ल्ले से किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है? आज की पोजीशन के अंदर सरकारी आंकड़ा है, कोई मैं बोल रहा है या कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ऐसा नहीं है। आपने उनको बीज देने का वादा किया, आपने उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालने का वादा किया कि बीच में कोई नहीं रहेगा, सरकार और किसान दोनों मिलकर एक अच्छी फसल उगाएंगे। कुछ दिनों तक पैसा आया, उसके बाद में जिस प्रकार से गैस के पैसे देने वाले थे, कुछ दिनों पैसे आए, उसके बाद वो पैसे देना बंद हो गया। इस प्रकार से गोल गोल घुमाने का काम यह सरकार कर रही है। शिवार योजना के तहत इन्होंने पानी का काम किया, लेकिन जब नागपुर शहर की मैं बात करूंगा, विदर्भ की बात करूंगा, यहाँ पर जब सरकार महानगर पालिका में इनकी है, महाराष्ट्र में इनकी है, नागपुर में इनकी है, जब 2 घंटे पानी जब आ जाता है तो नागपुर शहर के अंदर वे इतने 5-5 फुट का पानी साफ़ नहीं होती है। हमारी गटर क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन लोगों का काम करने का तरीका जो है ये हमारे से बहुत अलग टाइप का है। जब हमको मालूम है जून में, जुलाई में बरसात आने वाली है,
तो उसका काम जनवरी से क्यों नहीं शुरू होता है? वे गटर साफ क्यों नहीं होती है? महानगर पालिका उस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? महानगर पालिका में जो इनके महापौर हैं, इनके नगर सेवक लोग हैं, वे उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है और चुनाव का शंख बज चुका है। और आने वाले समय में आप इन कह रहे हैं लोगों कि को तमाम चीज़ें आपने बताई हैं। मैं एक बार, जो यूथ हैं, आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से हैं या फिर जिनके परिवार में खेती या इन सब से मसले हैं? मैं चाहूँगा अगर खेती को लेकर या किसानों को लेकर कोई सवाल अगर आपके जहन में, आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए क्या सवाल है, खड़े होकर। सर मेरा नाम है थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी। सर रितेश बोरकर मेरा नाम है सर। मैं बिलोंग करता हूँ मोवाड़ से। फार्मर का स्टूडेंट, मुझे शेतकरी का बच्चा हूँ सर। तो सर जो इस साल जो सर जो ये हुआ समर हुआ सर, उसमें सर पानी नहीं आया सर जल्दी। उसके कारण हमारे यहाँ सर संतरा की खेती होती है, तो उसमें से आधे से ज़्यादा पेड़ सर वो हो गए, मुझे ख़राब हो गए, जल गए। तो उसका सर हमें आउटपुट नहीं मिला सर। हमें सरकार से बहुत ये किया कि गुजारिश की कि इसके कुछ स्कीम है क्या, कुछ ये क्या, पर उसका कुछ ये नहीं हुआ सर। ओके, और कोई सवाल किसानों को लेकर? जी, माइक लीजिए आप। पानी या खेती को लेकर कोई सवाल हो किसानों को लेकर? जी बताएं। सर अभी फसल आ चुकी है। जो बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था 2013 में कि हम डिंडी निकाल के कहा था कि हम किसानों को दाम देंगे, भाव देंगे, हमी भाव तो मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। नाफेड शुरू किया, नाफेड में माल खरीदते नहीं है, तूर भी वैसी पड़ी है, क्यों नहीं खरीदते? आपके पास स्टॉक नहीं है? सरकारी खरीद केंद्रों पे आप करेंगे, सरकारी दाम पर खरीद नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। हम ओके, किसी दलाल खरीद रहे सर। वहाँ पे मैं खुद 10 12 दिन सर हमारा वहाँ पे माल पड़ता है मार्केट में, कोई नहीं खरीदता नाफेड पे। क्यों मैं ऐसा सवाल क्यों जवाब है? देता हूं, तक माइक और दीजिए किसी को। जी बताइए गिरीश जी, किसानों को लेकर, एक तो देखिए, पानी ऐसे को लेकर, दूसरा दो सवाल आए। एक तो कहा कि गर्मी भीषण होने के कारण हमारे लगे हुए झाड़ जल गए, उसका मुआवजा जो सरकार में मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। तो मैं केवल इतना पूछना चाहूँगा कि उन्होंने एसडीओ के पास या तहसीलदार और वहाँ के जो पटवारी, उसका पंचनामा करके एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस से अगर आपका वहाँ पर गया होगा ग्राम पंचायत के थ्रू का प्रस्ताव, तो 100% आपके खाते में पैसे निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। क्योंकि इसके लिए आपकी जो बीमा योजना है, वो बीमा योजना एक जनरल बीमा योजना और जो किसान खुद के लिए अपना बीमा कराते हैं, दोनों बीमा के 100% पैसे आपको मिलेंगे। अगर वो मोवाड़, शायद मेरे ही क्षेत्र में मोवाड़ आता है कि जहाँ पर मैं शहर को पकड़ के वहाँ तक मोवाड़ तक मेरी नगर परिषद का भी कार्य क्षेत्र आता है, तो अगर नहीं मिला होगा तो उसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है और कोई अड़चन होगी तो मैं उसको पूरा करूँगा, उसमें कोई आपका नुकसान होगा नहीं। दूसरी बात आपने कही कि हमने नाफेड को माल बेचा, हम सब लोगों को मालूम है कि ये 2014-15 में जो एक नया षड्यंत्र चला कि तुअर खरीदी में, तो इस सरकार ने पिछली सरकारों से ज़्यादा विक्रमी संख्या में हमने यहाँ पर तुअर की खरीदी की। अब ये तुअर खरीदी का घोटाला कैसा है? तो ये घोटाला ऐसा है कि हमारे जो किसान होते हैं, ये किसान साहूकारों का कर्ज लेने के लिए उनको अपना या दलाल के माध्यम से कौन रुके करके माल देके निकल जाते हैं। हमारे वहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था उनका माल भी स्वीकार बहुत बार नहीं करती है। प्रैक्टिकल अड़चन वहाँ पर है और कई दिन वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। ये निश्चित रूप से जो बच्चे ने कहा वो सत्य है, परंतु एक बात ध्यान में रखें कि कुछ लोगों ने इसको तंत्र बना लिया और वो तंत्र लेकर कि दलाल के थ्रू व्यापारी ने माल लिया और व्यापारी ने लेकर वो फिर से वो मार्केट में नाफेड को ही बेचा। तो ये जो व्यापारियों का पुराना षड्यंत्र था, जिसकी इंक्वायरी एसआईटी के माध्यम से चल रही है। अब एक छोटा उदाहरण, किसान का बेटा मैं भी हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। मेरी खेती है 7-12 में कि मेरी 4 एकड़ की खेती है। 4 एकड़ में 100% मैं तुअर लगाता हूँ, तो मेरी तुअर कितनी आनी चाहिए? 1 एकड़ में, वो मेरा मित्र बताएगा, 1 एकड़ में उसकी तुअर कितनी आएगी। अगर ज़्यादा अच्छी तुअर आती है तो सरकार उसको इनाम देगी, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तुअर का उत्पादन इन्होंने किया।
पर जब तुअर हम दो चीज़ें लगाते हैं, तुअर के साथ और भी दूसरे बाय प्रोडक्ट लगते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि इन व्यापारियों ने पटवारी के साथ मिलकर 7/12 पे तुअर का प्रोडक्शन इतना बताया कि 25 एकड़ खेती के अंदर जितनी तुअर होती है वो 4 एकड़ 5 एकड़ में बताकर वो तुअर सरकार के गोदामों में भरने का काम किया है। यानी किस तरह का खेल खेला गया, आप कह रहे हैं इस तरह का खेल निचले स्तर पर इस खेला गया। तरीका का खेल निचले स्तर पे हुआ है और इसके कारण आपको 10-10 दिन जो नाफेड़ पे बैठना पड़ा और आपका जो शोषण किया, उसके कारण सरकार ने 2017 में एक बिल लाया और वो बिल मंजूर हो गया कि किसान को अब एपीएमसी में अपना माल ले जाकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने किसी भी, यानी हमने सोयाबीन हो, हमने तुअर हो, डायरेक्ट आपको मार्केट में माल बेचने की उसमें सुविधा दी है। एपीएमसी एक्ट को हमने काफ़ी बदल दिया, जो आज तक कहीं बदला नहीं। चलिए, और हमने इनके भावांतर की जो कल्पना है वो मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने जो भावांतर योजना दी उसको हमने लागू किया है। कहीं अगर एक आधे इलाके में ये नहीं हुआ होगा, पर मैं आपको बताता हूँ उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण में तुअर की खरीदी हुई है। अतुल जी, क्योंकि ये स्कीम्स जो हैं, सबसे अहम है स्कीम निचले स्तर पर लागू कैसे होती है। अगर आप वोट मांग रहे हैं तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि जो निचले स्तर पर खेल चलता है ये नहीं होगा। जैसा कि भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर उसको अभी भी गोल मोल करके मिल नहीं पाया। नहीं, मैं तो लेकिन मैं सीधी-सीधी आपसे कराऊंगी, आप कैसे आपको मैं कैसे इतना बात सिस्टम को बताता, बदलेंगे? कोई गोल मेरा मोल करने की सवाल है। जरूरत नहीं। वहाँ दलाल देखो, जो बैठे हैं वो दलाल को खत्म करने का काम अपोजिटर का नहीं है, सरकार का है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वोट मांग रहे हैं, आप बताएंगे कि इसीलिए सिस्टम मैं को बता रहा हूँ, हमने खत्म खत्म ही कैसे कर करूंगा? दिया उसको। हम लोग आने हम वाले लोग दिनों जब में भी आपको सरकार तकलीफ ही नहीं आएंगे, रहेगी। गिरीश जी, ये चैनल खत्म हो गई है। इसके पहले भी जब हम लोगों ने सरकार चलाई तो मुझे अच्छी से याद है, गिरीश व्यास जी को भी मालूम है, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने कपास के भाव के लिए अनेक बार आंदोलन किए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने ये भाव बरोबर नहीं दिया, तो आपकी हमने नहीं दे पाए, आपकी सरकार ने क्यों नहीं दे पाई। और कांग्रेस के मुझे कार्यकाल केवल इतना ही से बोलना है 1.5 कि गुना आप- के ऊपर ज्यादा गिरीश भाव जी के करके, कपास अतुल के जी, आज है। आप लोगों का जो बात है वो केवल जनता को भ्रमित करने वाला है। कांग्रेस ने हर वक्त किसानों के साथ में किसानों की हित की बात की और आने वाले समय में हम नाफेड़ के थ्रू नहीं जाते हुए किसानों का माल खुद डायरेक्ट किसानों का माल व्यापारी खरीदें और अनेक ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसके लिए किसान मूलभूत सुविधाएं उसको मिल सके, बीच में दलाल ना हो और सरकार का डायरेक्ट उसके ऊपर चलिए, ठीक बचक है। रहे। आप में से सवाल मैं चाहूंगा कि शिक्षा और रोजगार को लेकर आप लोग, क्योंकि सब युवा हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? अगर चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है जो होना चाहिए, जो दल इससे नहीं बोल रहे हैं या बोलना नहीं चाहते? मेरा सवाल बीजेपी के नेताओं से है कि पूरे इंडिया में लगभग हर साल 15 लाख इंजीनियर हर इंजीनियरिंग कॉलेज में से बाहर निकलते हैं ग्रेजुएट होकर। अब आज तक कितने साल हुए, कितने इंजीनियर आप आज तक पढ़े हैं? मेरा सवाल ये है कि आप इंजीनियरों को रोज़गार कब दिलाएंगे? हर साल आप बड़े बड़े वादे करते हैं, हम इतना रोज़गार देंगे, उतना रोज़गार देंगे, आज तक कुछ भी रोज़गार नहीं मिला है। हमारे महाराष्ट्र में एमपीएससी की बात करें तो हर साल 200 या 250 या 300 सीटें निकलती है एमपीएससी की। पूरे महाराष्ट्र में आज एमपीएससी देने वाले कितने बच्चे हैं? मेरे जैसे लाखों बच्चे पढ़े वाले हैं, तो उनको रोज़गार आप कब देने वाले? सिर्फ आप, मराठी में हमारे एक मन है, बोलाची कड़ी बोलाचा भात, इसका मतलब सिर्फ आप बोलने के लिए है, सिर्फ आप वादे करते हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं पूरा किया है। बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा से महाराष्ट्र में पड़ी वाली और कोई है। सवाल शिक्षा या रोजगार को लेकर? सर, मेरा नाम सिद्धेश है, मैं थाने से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर एक पार्टी का शुरुआत में एजेंडा होता है डेवलपमेंट। सर, तो मेरा ये कहना है कि आपने डेवलपमेंट किया तो जैसे हम एक फ़ोन लेते हैं, उसमें फीचर्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट दिखता है, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट डेवलपमेंट यू हैव ब्रॉट टू दिस नागपुर और महाराष्ट्र। ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कह सकते। मेरा ये सवाल है, तो अगर आप डेवलपमेंट के बारे में इतना ही बोलते हैं तो जीडीपी इतना नीचे क्यों गिर रहा है?
Okay. अगर डेवलपमेंट हो ही रहा है तो वेयर इट शुड बी शोन इन, एज यू सेड, मैं आंकड़ों के बेसिस पे बोलता हूँ सर। पेपर वर्क इज जस्ट इजी टू शो, बट इफ यू रियली वर्क तो लोगों को दिखता है, किसी को क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जीडीपी क्यों गिर रहा है? चले सर मेरा नाम अनिकेत है। सो एज वी ऑल नो एजुकेशन इंडस्ट्री इज बिजनेस दिस डेज, बट स्टिल माई पॉइंट इज आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रियली गेटिंग व्हाट दे आर पेड फॉर? मतलब हम सर लाखों रुपए भरते इंजीनियरिंग कॉलेज में, जस्ट 4 साल की डिग्री के लिए हम लोग करीब 5-6 लाख जाते, नियरली अबाउट स्पीकिंग। सो उसके हिसाब से उन्हें वो क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? महंगी शिक्षा आप कह रहे हैं, उसका तो रोजगार नहीं हाँ, है। रोजगार और नहीं कोई है। सवाल? माइक लीजिए जल्दी से। हेलो सर, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है। और सर मेरा क्वेश्चन एजुकेशन सिस्टम से है कि सर जैसे यहाँ पे SC ST और सर ओपन कास्ट में कैसे पार्शलिटी है सर, भेदभाव है कि अगर जिसको ज़्यादा जैसे कम कास्ट है, SC कास्ट है, तो सर उन्हें कम परसेंटेज में भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, कम पैसे में उनकी अच्छी एजुकेशन हो जाती है। बट सर ओपन कास्ट में हर चीज़ सर पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, परसेंटेज भी ज़्यादा लगते हैं। तो सर ऐसे भेदभाव क्यों? अभी तक भेदभाव ख़त्म क्यों नहीं हो? क्योंकि रूलिंग पार्टी रह चुकी है बीजेपी, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी है। तो सर ऐसे क्यों नहीं? सर आप बार बार आंकड़ों की बात करते हैं। मैं इसका जवाब लूंगा। माइक जी। सर मेरा नाम ऋतिक सचदेव है, नागपुर से ही हूँ मैं। सर मेरा सवाल ये है कि रोज़गार तो आ रही है, बहुत सारी रोज़गार आ रही है, चलो हम मान लेते हैं, बट हमारा मेन मुद्दा कहाँ आता है कि क्या हमें उस तरीके का पढ़ा रहा है? क्योंकि रोज़गार अगर हम इंजीनियर का मान ले कि इंजीनियर में चलो ठीक है रोज़गार आ रही है, नई नई जॉब्स जनरेट हो रही है, पर क्या हमारी एजुकेशन उस टाइप की है कि जो स्किल्स हमें वो मांग रहे हैं, क्या हमें वो स्किल्स मिल रही है? क्योंकि बेस कोई भी चीज़ के लिए फाउंडेशन पे देखना पड़ेगा। आज के टाइम पे कई सारे इंजीनियर्स बेरोज़गार है, बट मेन दिक्कत है कि हर वो इंजीनियर जो बेरोज़गार है वो एक स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड इंजीनियर और स्किल्ड लेबर में फ़र्क होता है। ओके संजय जी, 2-3 बड़े अहम मुद्दे। एक शिक्षा को लेकर, शिक्षा रोजगार के साथ हम क्या जोड़ नहीं पाए आज़ादी के इतने दशक के बाद, और शिक्षा जितनी महंगी होती जा रही है ख़ास तौर पर, और जो उस महंगी शिक्षा के बाद एक युवा जिसकी उम्मीदें उस हिसाब से उस कंपैरिजन में कहूँ बहुत हाई होती हैं, वो शायद उसे नहीं मिल पाती हैं। सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बदलने की ज़रूरत है। कविन जी, जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा विषय है, काफ़ी विस्तार से भी इसको बताएंगे तब भी कई मुद्दे हैं जो शायद कवर नहीं हो पाएंगे। मैं संक्षेप में अगर बात रखना चाहूँ, 2-3 बातें जो यहाँ से उभर कर आई। एक तो ये कि ये सच है कि 2 मत प्रवाह हैं, शिक्षा सबको मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, लेकिन उसी समय उसको जो पैसे लगते हैं, निवेश लगता है, वो कैसे आएगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी का मुद्दा है, फिर वो इंजीनियर हो या कोई भी, एम्प्लॉयबल एजुकेशन क्या हमें मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है, और हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम हैं, हमारे विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो अपडेटेड है? क्या वो पाठ्यक्रम आज जो दुनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उससे मेल खाता है, या क्या हम पीछे हैं? अगर कंप्यूटर की बात, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था किसी ज़माने में, तो हमारा उस समय का कोर्स और आज का कोर्स ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम आज भी कोबोल बेसिक के आगे नहीं जा रहे हैं तो समस्या है। जबकि साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है फाइनल ईयर में, हमारे यहाँ फाइनल ईयर में भी साइबर सिक्योरिटी कितनी पढ़ाई जाती है एक अलग विषय है। तो एक तो वो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है कि जब सारा मामला कुल मिलाकर बैलेंस शीट पर आ जाता है, तो कॉलेज को अगर मुनाफे में चलाना है, तो हमें सस्ते टीचर्स चाहिए, तो फिर जाहिर तौर पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऐसे स्थिति में अगर आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या फिर वहीं पढ़े हुए बच्चे फिर वहीं पढ़ाने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों को जो उम्मीद है वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, वो एम्प्लॉयबिलिटी पर असर पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए थोड़ी जो योजनाएं हैं या थोड़े जो पैरामीटर्स हैं उस पर कठोर होना पड़ेगा। और एक संक्षेप में दूसरी बात कहूँ, जो यहाँ पे भी बात है कि एम्प्लॉयबिलिटी और इस तरीके के कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण कविंद्र जी बताना चाहूँ। अभी पिछले महीने नागपुर के मिहान का यहाँ पे जिक्र हुआ, और दीपेंद्र जी ने भी कहा, मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ है, जो हमारे लिए एक सपना था। एक बड़ी कंपनी मिहान में आई और उन्होंने 10,000 युवाओं के लिए और पोस्ट के लिए मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव लिया, जो कि हकीकत है। तो मैं ये कहूँगा कि उम्मीद मत छोड़िए। अगर स्किल्स आपको नहीं मिले हैं तो आप बाहर में भी ले सकते हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सारे स्किल्स आप वहाँ से ऑनलाइन भी उठा सकते हैं।
और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके पास स्किल है, हुनर है और मेहनत करने का जज्बा है तो आपके लिए आसमान लेकिन खाली। इशू ज़रूर रहा है संजय जी, क्योंकि कई सारे सर्विस पिछले मैं 6 महीने में अगर बात करूं, और दीपेन जी बताएंगे, इंडिया ना सिर्फ बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्री है ख़ास तौर पर, उन देशों में जो रिसर्च है कि इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में जो हमारे पास यूथ है और जो डिग्री होल्डर है, वो डिग्री उस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में उसको वो चीज़ें नहीं पता है जो उसको उस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए ज़रूरी है। क्या वाकई ये दिक्कत दिखती है आपको? 100% ये बात सही है कविन जी। ये क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या उसकी सब्जेक्ट की पढ़ाई होना चाहिए, उसका स्कोप होना चाहिए, ये एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए बिटवीन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड द इंडस्ट्री, विच इज़ ऑलवेज मिसिंग. There should always be a joint venture about the course, about the study material, so that आने वाले 4 साल के बाद, आज जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है और 4 साल बाद जब वो बाहर निकलेगा तो उसको क्या सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए और उसका स्टडी बेस क्या होना चाहिए, ये आपको इंडस्ट्रियल जॉइंट वेंचर से ही डेवलप हो सकता है. लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ एजुकेशन देने के इस पे ध्यान दिया जाता है. मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगा ऑस्ट्रेलिया का. ऑस्ट्रेलिया में क्या किया जाता है कि आप जो कोर्स ले रहे हो, अगर वो कोर्स उस कंट्री के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी या उस कंट्री के फ़ायदे के लिए नहीं है तो वो आपको वहाँ का सिटीज़नशिप नहीं देते. अगर आप वो कोर्स करते हो जो उनकी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है आने वाले समय में, तो ही आपको वहाँ के सिटीज़नशिप के लिए कंसिडर किया जाता है. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप एजुकेशन के लिए स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो जितनी उसकी लिमिटेड जानकारी होती है, जितने उसके मतलब उसके पास जितना एक्सेस रहता है, उसके बेस पे वो अपने लेवल पे डिसाइड करता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है कि आईटी में जाना है, इंडस्ट्रियल लेना है, मैकेनिकल लेना है. लेकिन आने वाले 4 साल के बाद उस सेक्टर का क्या स्कोप रहेगा, उस सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी क्या रहेगी, इसको एसेस करने के लिए और उस सेक्टर में पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, उस सेक्टर में सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ये एक इंडस्ट्री के साथ जो एम्प्लॉय देने वाला है, एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, उसके साथ जब तक ये जॉइंट वेंचर नहीं होगा, एक टाइप नहीं होगा आपस में, दोनों का मेल नहीं होगा, जब तक ये प्रश्न का आंसर नहीं मिलेगा. अतुल, ये वाकई बहुत अहम है, क्योंकि सरकार किसी की भी, मैं अलग अलग राज्यों की बात करता हूँ या फिर केंद्र में भी, रोज़गार एक ऐसा मसला है जो हर सरकार के लिए गले की फांस रहता है. और हमें लगता है, जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं, कि इंडस्ट्री से जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे शिक्षा को, तब तक आप रोज़गार पर वार नहीं कर पाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी. क्या इस तरफ आपकी सरकार या आप वादा करना चाहेंगे, आप काम करने की कोशिश करेंगे अगर जनता आपकी तरफ भरोसा करती है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से वो बालक ने बोला कि अगर काम हो रहा है इस देश के अंदर तो जीडीपी गिर क्यों रही है. अगर काम हो रहा है तो केवल आप आंकड़ों पर मत बात करिए. मेरा विश्वास है इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने बोला कम होगा, लेकिन उन्होंने काम जरूर किया. इस देश का जो गरीब आदमी है, जो ये बच्चों की हंसी उड़ चुकी है, ये क्यों उड़ चुकी है? कॉलेज के जितने भी स्कॉलरशिप आते थे, इस सरकार ने, जैसे कि आमदार साहब बैठे हैं, इस सरकार ने अनेक कॉलेजों के स्कॉलरशिप रोक कर रखा है. और उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार के अंदर एक व्यक्ति की अभी जो टिकट कटी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा. नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उससे अलग जा रहे थे कि मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 70-75 साल में सबकी सरकारें रही हैं देश और राज्यों में, लेकिन रोजगार के मसले पर जो ग्रोथ दिखनी चाहिए थी वो नहीं है. बिल्कुल आपकी सही बात है. या जो पॉलिसीज हमारी सरकारों ने अपनाई उसमें कहीं त्रुटि है, उसमें कहीं बदलाव की जरूरत है. क्या सरकारें या पार्टियां इस तरफ सोच रही हैं, तैयार हैं, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा? बिल्कुल सही बात है. आपने जो क्वेश्चन किया मैं आपका उत्तर देता हूँ. सरकारें आएंगी जाएंगी, गिरीश भैया ने बताया. निश्चित रूप से दोनों सरकारों के नुमाइंदों को युवाओं का उज्जवल भविष्य कैसा हो, अच्छी नौकरियां कैसे मिल सकें, और संजय भाई ने बोला कि आज भी मैं दावे के साथ में बोलना चाहता हूँ, चाहे MBA लड़का हो, चाहे इंजीनियरिंग लड़का हो, चाहे कोई भी फील्ड का लड़का हो, वो कहीं पे भी आज नौकरी मांगने जाता है तो 5, 7, 10 हज़ार रुपये के ऊपर उसको मिल नहीं रहे.
वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मार्केट में व्यापारियों की हालत इतनी ख़राब है, इंडस्ट्रियल लोगों की हालत इतनी ख़राब है, बैंक के अंदर जो उन्होंने लोन लिया वो सरकार जो बैठी है वो सरकार ने इतना सख्त कर दिया कि आने वाले समय में जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल वाले आत्महत्या करेंगे। दीपिल भाई यहाँ बैठे हैं, इंडस्ट्रियल लोगों की इतनी हालत ख़राब है। आज भी नागपुर शहर के अंदर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो इंडस्ट्री के लोगों को धीरे धीरे वोल्टास, मोरारजी, एसएमएस, ये लोगों को निकालने की बात कर रही है, लोग अपन जोड़ने की बात कर रही है। ऐसे युवा जब नौकरी मांगने जाएंगे, जो पुराने लोग हैं उसको निकालने की बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका खाका जो बना हुआ है, आपका खाका बरोबर कर नहीं पा रहे। बड़ी बड़ी बातें करने से हम यही लोग, तो मेरा सवाल है आपसे दुल जी, आप बरोबर करेंगे कैसे? कैसे आप बराबर करेंगे? क्या है एजेंडा, स्कीम क्या है? देखिए आलोचना तक सीमित आप रह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसका विकल्प क्या देंगे आप? आने वाले समय के अंदर जब भी हमारी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनेगी, सब में पहला हमारा काम रहेगा कि व्यापारियों की हालत अच्छी करें। व्यापारियों को बैंक से जो इजी वे में लोन जो मिलेगा, उनकी अगर हालत अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से नए अवसर प्राप्त होंगे। अभी क्या लोन में दिक्कत है आप कर रहे हैं बैंकों से? बिल्कुल, बैंकों के लोन दे नहीं रही है, उनकी पुरानी जो तकलीफ़ें हैं वो और सख्त हो रही है। नोटबंदी होने के बाद में हर लोगों से आप पूछ लीजिए, जो तकलीफ में व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के यहाँ जब व्यापार नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से देंगे? दीपेन जी, लोनिंग में दिक्कत आ रही है बैंक से क्रेडिट की, या क्रेडिट लिक्विडिटी कमज़ोर है, या कुछ वजह और है? नहीं, देखिए सबसे अहम बात लोन में और बैंकिंग सेक्टर में ये है कि जिस तरीके से बैंकर्स को मतलब उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो 30 साल से 40 साल से वो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है और आज वो बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड अदर फोर्सेस वो आज उसका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, एनपी हो जाता है, तो उसको तुरंत जो है वो चोर डिक्लेयर कर देते, उसको ईडी उनके पीछे लग जाती है और जो अधिकारी, बैंक अधिकारी जिन्होंने लोन दिया है तो उनको भी उसके अंदर उस गिरफ्त में ले लिया जाता है। तो इसके कारण डिसीजन मेकिंग जो है बैंक में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। जो बैंकर है, जो अथॉरिटी है, वो सोचता है कि मैं क्यों लोन देने के पछड़े में पड़ूं, कल मैं जवाबदार कहलाऊंगा और कल मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जो भय है इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप उसके ऊपर इफेक्ट हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप इफेक्ट होगी तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए। उनके लिए लोन, जैसे मोदी जी ने एक 59 मिनट्स में लोन देने की स्कीम एमएसएमई के लिए जाहिर करी थी, तो वो वर्क कर रही है। लेकिन उसके अंदर में क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है और आपका अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको कल तुरंत बिहाइंड द बार जाना पड़ सकता है। ये परिस्थिति में नए लोग आगे नहीं आ रहे और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये भय का वातावरण एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं 2 मिनट आपका और लूँगा, मैं एक लार्जर पिक्चर आपको देना चाहता हूँ। जैसे आपने पूछा, अतुल जी से आपने पूछा कि ये जो परिस्थिति है, बात रोजगार की होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की होती है, तो इसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे? तो इसके पास आपके पास क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है। उसका सोल्यूशन ये है हमारे पास कि महाराष्ट्र जो है, लगभग अगर आंकड़े देखें तो 12 करोड़ 69 लाख का यहाँ पे पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जो अपने आप में अपने पाँव पे खड़े होकर समृद्ध रह सकता है। आज 2009 में जो मंदी आई थी विश्व भर में, वो मंदी में इंडिया जो है इंसुलेट हुआ था और इंडिया पे वो मंदी का इफेक्ट नहीं हुआ था। उसका कारण सिर्फ ये था कि इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहा था, इंडिया वो कंज्यूम कर रहा था, तो इंडिया को भारी फोर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ और वो मंदी इंडिया ने सस्टेन किया था। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र को समृद्ध करके अपने पाँव पे खड़े करना और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड शुरू करना और उसके अंदर ये देखना कि यहाँ की जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो महाराष्ट्र में ही कंज्यूम होगी। तो इस तरीके से अगर उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कंज्यूम इन महाराष्ट्र, और उस नीति को ध्यान में रख के उसके ऊपर अगर प्लानिंग की जाती है और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके गिरीश जी,
दो तीन चीज़ें क्योंकि आई और कुछ बच्चों के सवाल भी थे। शिक्षा, रोज़गार, महंगी शिक्षा, रोज़गार परक नहीं है, उस तरफ सरकारें या फिर आपकी सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? आप दावा कर रहे हैं दे रही, लेकिन मैं कहूँ कि अगर छात्र कह रहे हैं कम दे रही है, बदलेंगे कैसे अब? देखिए, मैं दीपेन जी की बात से शुरू करता हूँ। दीपेन जी ने भी कहा कि प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र एंड कंज्यूम इन महाराष्ट्र, इस प्रकार की नीति का उपयोग ये अगर हो जाए तो उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं उनको केवल बताना चाहता हूँ कि इस दृष्टि से देवेंद्र सरकार ने काम किया है और पिछले 1 साल में हमने छोटे छोटे जगहों पर ऐसे कार्यक्रम करके लोगों को प्रोडक्शन के लिए और उसके मार्केट के लिए उनको लोकल मार्केट्स अवेलेबल करने का काम भी हमने किया है। दीपेन जी भी इसको जानते हैं कि एक छोटे प्रमाण पे ये योजना चालू हो गई है, पर जहाँ पर एक बड़ा व्यापार हम देखते हैं तो सारा विश्व एक व्यापार केंद्र बना हुआ है, तो ये भी हमको उस दृष्टि से भी हमको अपनी पॉलिसीज़ को बनाना पड़ता है। और दीपेन जी ने कहा कि लोन मिलने में काफ़ी अड़चन जाती है। अब अतुल जी कोटेचा भी एक बैंक के डायरेक्टर हैं और मैं भी एक मल्टी स्टेट बैंक का डायरेक्टर हूँ। अब मैं जानता हूँ कि लोन देने की हमारे कुछ पैरामीटर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बदल दिए हैं। हर बैंक पर अपना आरबीआई का एक कंट्रोल है और एक कंट्रोल में ऐसा है कि एक समय हम हमारे देश की एक बड़ी बैंक की सीईओ जिनके बारे में चर्चा बहुत करते थे कि सबसे ताकतवर महिला, ताकतवर सीईओ, पर आज वही महिला कुछ 1-2 प्रकरण के अंदर आज वो चर्चा के बाहर है। तो ये देश में ऐसा चला कि कैपेसिटी न होते हुए लोगों को लोन देना है और इसलिए रिजर्व बैंक ने कुछ फॉर्मेशंस कल 2 साल के अंदर इतने बदले, इतने नए सर्कुलर्स आए कि जिसको फॉलो करना हमको बहुत आवश्यक है। और अतुल जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अब ये सरल नहीं रहा है। हमने अपनी सारी सिस्टम को बदलते समय ये बात को तय किया है कि जो बोगस बैलेंस शीट्स बनती थी, जो बोगस हमारे प्रोजेक्ट ये दिखाते थे फिगर्स, उसको चेक करने का काम अब हमने बड़े गंभीरता से चालू किया है, क्योंकि अब सीधे उस बैंक को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर्स पर ये एक्शन जाती है। और अतुल जी इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और फिर भी हमारे सामने टारगेट है कि हमने हमारी बैंक की अगर प्रगति करनी है, हमारी ब्रांचेस अगर बढ़ानी है, लोगों तक सेवा अगर पहुंचानी है, तो हमारे लोन के टारगेट्स बढ़ने चाहिए। तो हम अच्छे कंज्यूमर ढूंढते हैं, अच्छे कस्टमर ढूंढते हैं और उनके साथ संबंध बना के उनको लोन भी देते हैं। तो ये बड़े व्यापक, हमारी तो छोटी 50 ब्रांचेस हैं, इनकी 10 ब्रांचेस हैं। तो ये जो काम करते हैं, तो हमसे जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन सारी बातों को अब ध्यान में रखने लगे। अब डर लगने लगा है कि ऐसी घटनाओं से मेरा क्या होगा। तो स्वस्थ व्यापार और स्वस्थ लोनिंग, ये एक काम नए तरीके से फिल्टराइजेशन चालू हुआ है। चलिए, मैं काफ़ी एक काम अच्छा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। गिरीश जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगा दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों से, अतुल जी शुरुआत आपसे, 3 बड़े वादे जो आप करना चाहें अगले 5 साल के लिए जनता के सामने कि वो इसलिए वोट दे आपको। हम 3 वादों में के एक तो सब में पहला वादा है भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार रहेंगी। दूसरा, युवाओं को रोजगार देने का पूरा निर्णय हमने ले चुका है। और तीसरा, स्वास्थ्य के विषय के अंदर जो यह सरकार फेल हो चुकी है, स्वास्थ्य के अंदर मोहल्ला दवाखाने का जो हम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार जो कर रही है, वो मोहल्ला दवाखाना पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग करने के लिए निर्णय हो चुका है। गिरीश जी, आपके कोई 3 वादे या 3 ऐसी बड़ी स्कीम्स जो आप कहना चाहें? देखिए, किसी भी राज्य की प्रगति के लिए, एक युवकों के रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ आएँ, अच्छे स्टार्टअप्स चालू हों, अच्छे मुद्रा लोन के माध्यम से एक स्वस्थ लोन लोगों तक पहुँचे और लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि रोज़गार मांगे नहीं तो रोज़गार देने वाले बनने की दिशा में हमारा एक प्रयास रहेगा। और रोज़गार निर्माण कैसे होंगे, इसके लिए उद्योग अच्छे आने चाहिए, इसका हमारा प्रयास है। दूसरा, हमारा प्रयास रहेगा कि किसान जो सही में देश और राज्य के लिए अत्यंत जरूरी है, उसके जीवन में अगर खुशियाँ लानी हो तो कृषि को हमको संजीवनी देने की आवश्यकता है। और इसके लिए इरिगेशन, ये हमको बहुत आवश्यक है कि इरिगेशन की योजना है कि जब चाहे तब पानी
और जितना चाहिए वैसा पानी ओके। हमको अगर उपलब्ध हो तो 3 और स्वास्थ्य के लिए हमारी एक बड़ी योजना हमारी चल रही है और वो सारा विकास का एजेंडा हम आपके सामने भी मैनिफेस्टो देंगे। आप अपने पास सहेज कर रखना और अगले 2024 में सरकार के 5 साल के बाद फिर आप उसकी कंपैरिजन करना कि हमने सही में जो वादे किए वो पूरे किए हैं नहीं। दीपेन जी, इंडस्ट्री के लिए कोई एक बड़ी चीज़ जो आपको लगता है कि दलों को या सरकार बनने के बाद बदलनी चाहिए, बहुत संक्षेप में। इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम बात मेरे हिसाब से ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप जिस दिन ख़त्म हो गई उस दिन आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी ग्रोथ रेट, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन सब पिछड़ जाएगा। ओके। आज जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो भय का वातावरण है उसको गवर्नमेंट ने एड्रेस करना चाहिए ओके। और उसको कंफर्ट लेवल देना चाहिए और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनकी दिक्कतों को समझ के एड्रेस करना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। संजय जी, सिर्फ एक सेंटेंस में कोई एक ऐसी चीज़ जो ये इलाका मांगता है जिस पर फोकस नहीं है दलों का। काफ़ी मुद्दे हैं, एक लाइन में अगर बोलना है तो इमेजिनेटिव लीडरशिप चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, 10वीं 12वीं में बच्चे फेल हो जाते हैं, 1 साल पूरा चला जाता है। इस सरकार ने ये किया, जो अच्छी बात है, मैं जानबूझ के कहना चाहूँगा कि उन्होंने जैसे रिजल्ट लगता है कुछ ही हफ्तों में आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं, जल्दी रिजल्ट लग जाता है, आपका साल नहीं जाता। 3 साल में, केवल 3 सालों में 3,88,000 से ज़्यादा छात्रों का 1 वर्ष बचा है। आपको पता है ये ऊर्जावान उम्र है और इनका एक एक साल कितना अहमियत रखता है। तो वो एक एक साल 3,88,000। तो इस तरह से इमेजिनेटिव लीडरशिप अगर हो तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप युवाओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप सबसे अपील यही है कि चुनाव में अपने वोट का अधिकार है आपका, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, सोच समझ कर करें, अपने मुद्दों को समझें, अपनी ज़रूरतों को देखें और अपने राज्य इलाके के विकास के लिए उसे चुनें जिस पर लगता है कि आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपके भरोसे पर कायम रहता है। और इसी उम्मीद के साथ नागपुर से आज इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।